हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसे ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने बात की थी एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एग्जांपल्स है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर कुछ टर्म्स के बारे में हमने बात की थी जो हम इस चैप्टर में बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और कौन सा मेटल को हम सेंट्रल मेटल एटम बना सकते हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, उनकी भी हमने बात यहाँ पर कर ली थी। फिर बात की थी, फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था बच्चों, समझ लिया था, एग्जाम्पल्स देख लिए थे। फिर हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो चार्ज के आधार पर जो लिगेंड्स है उन्हें तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और एक होते हैं न्यूट्रल। अब क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या इनका नोमेनक्लेचर है वो हमने देख लिया था। फिर हम डेंटिसिटी के आधार पर अगर बात करें तो मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, पॉलीडेंटेट, अलग अलग हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। अब कुछ और लिगेंड जैसे कि चिलेटिंग लिगेंड्स या किलेटिंग लिगेंड्स जिसे कहा जाता है, वो क्या होते हैं। यहाँ पर किलेट्स क्या होते हैं, किलेट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है ये हमने देख ली थी। फिर हमने बात की थी बच्चों कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने देख लिया था कि एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फिर हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे हम किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं और किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। फाइंड तो हम किसका करते हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ लिया था। ठीक, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कर लिए थे। फिर बात आती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कितने नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे, यही हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप देख लीजिए, ये है फॉर्मूला। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जहां पर हमने फाइंड किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको नोमेनक्लेचर करने को क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो फिर नेम दिया होगा, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसके हमने कई रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, सिंपल रूल्स जो है, लिगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी ये भी हमने देख लिया था, मेटल की नेमिंग कैसे की जाएगी, और अगर जो कॉम्प्लेक्स है हमारा वहां पर आयनिक स्पेयर है, ठीक है, कैटायनिक स्पेयर है तो कैसे कैसे नाम लिखेंगे, या न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल स्पेयर है तो कैसे कैसे हम कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर कर लिए थे बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमने बात की कि कैटायनिक स्पेयर है, अगर एनायनिक स्पेयर है या न्यूट्रल है तो कैसे नाम करेंगे, नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है तो कैसे नाम लिखेंगे। इसके अलावा लिगेंड्स है, कितने हैं, कैसे नाम लिखेंगे। और फिर आता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको रोमन में लिखा जाएगा और ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। क्लियर, चलिए तो ऐसे हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था और कई क्वेश्चन कर लिए थे जहां पर सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है, फिर हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, नाम लिखते हैं।
तो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिया था। फिर कैटायनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया था, फिर एनायनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया था, फिर जो न्यूट्रल कंपाउंड्स है उनका नोमेनक्लेचर किया था। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर नाम पहले से दिया होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसका ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, फॉर्मूला बनाना है। चलिए एक बार आप इसे देखिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और इनका हमें नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है बिस इथाइलिन डायअमाइन निकल सेकंड आयन। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, सॉरी इसका नोमेनक्लेचर देखो, नाम तो यहाँ पर लिखा होगा लेकिन फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें देखना है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, वो है हमारा निकल। तो यहाँ पर आ गया Na, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब देखना है इसमें लीगेंड क्या है, तो लीगेंड है बिस इथाइलिन डायअमाइन। तो बिस का मतलब क्या है, देखो इथाइलिन डायअमाइन तो हो गया En, बिस का मतलब है 2। क्या इतना ही है, हाँ इतना ही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आयन +2 है ना, सेकेंड आयन, तो ये हो जाएगा +2। अब यहाँ पर +2 हमने क्यों किया है, क्योंकि En क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आई है वो पूरी किसकी होगी, निकल की ही तो होगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आया है +2। देखो क्योंकि En जो है वो है न्यूट्रल, जिस वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, ये तो 0 होगा ना, इसीलिए तो जो ये +2 है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। और ध्यान से देखो ये जो प्लस सेकंड जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेकंड जो स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो पूरी किसकी होगी, निकल की होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंटा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। अच्छा बच्चों यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, तो स्पेस आपको नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए लिखा है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए, वरना आपको यहाँ पर स्पेस नहीं रखना है, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन है पेंटा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मेटल, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तो इसे लिखेंगे कोबाल्ट। अगला है पेंटा एमाइन, तो पेंटा एमाइन और फिर है क्लोरिडो। पेंटा एमाइन का मतलब है कि NH3 है, कितने हैं, पेंटा यानी कि 5, साथ में है क्लोरिडो यानी कि Cl, ये आ गया, आयन है ना क्योंकि लिखा हुआ, और ये हो गया और ये हो गया है प्लस, क्लियर। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, अगर ये होते हैं आपसे तो, नहीं होते हैं फिर हम यहाँ पर इन्हें फिर से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए कीजिए एक बार। चलिए अगला है, देखो अब टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कॉपर सेकेंड क्लोराइड, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें देखना है मेटल है ये वाला हमारा सेंट्रल मेटल एटम है कॉपर। अब यहाँ पर देखो ये तो है, इसके बाद तो ये तो आएगा किसके, कोऑर्डिनेशन पेयर के बाद आएगा ये Cl2 क्लोराइड जो है। अब उससे पहले है टेट्रा एमाइन और डाई एक्वा, तो आप लिख लो टेट्रा एमाइन NH3 कितना है, टेट्रा यानी कि 4, 4 NH3, डाई एक्वा यानी कि H2O है, एक्वा यानी कि H2O है, कितना है, 2 है H2, ठीक है। ये पैर बंद करेंगे, यहाँ पर आएगा +2 और ये है हमारा Cl2, इसको बैलेंस करने के लिए, क्लियर इतना, ठीक है, इजी था ये वाला, तो आपने सेम कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड, टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड। चलो अब निकलेट यानी कि निकल है यहाँ पर मेटल, टेट्रासाइनिडो यानी कि 4 क्या है यहाँ पर, साइनाइड है, टेट्रासाइनिडो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब देखो सेकंड तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, क्लियर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, देख सकते हो कैसा हुआ ये। अब अगला है
अगला क्वेश्चन है क्लोरिडो बिस इथिलीन डायमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो सबसे पहले यहाँ पर मेटल है कोबाल्ट आ गया CO। अब देखो यहाँ पे बिस इथिलीन डायमाइन यानी कि EN है, इथिलीन डायमाइन है, कितने हैं बिस यानी कि 2 है। इसके अलावा यहाँ पर है क्लोरिडो Cl भी यहाँ पर है, और यहाँ पर है नाइट्रीटो, नाइट्राइटो बोल सकते हैं, ठीक है, नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो होता है NO2, और अगर हम नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो भी होता है NO2, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नाइट्राइटो जो है ये होता है ONO, ठीक है, O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पर N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्राइटो है तो इसको हम लिख सकते हैं ONO, या सिंपल NO2 भी लिख सकते हैं। क्लियर इतना, ये हो गया +1। अच्छा सिंपल इसको हम NO2 भी लिख सकते हैं। अगला है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। देखो कोबाल्ट हमारा मेटल है, हेक्सामाइन यानी कि NH3 है, और कितने NH3 हैं, 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, थर्ड, तो आ जाएगा +3। क्लियर, सिंपल है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। देखो जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस करे थे ना, तो वैसे ही है सारे क्वेश्चंस, क्या है लगभग वैसे ही है। अब आप ये लिखे हुए हैं, इनको आप अगर नोमेनक्लेचर करना हो तो आप आसानी से कर लो, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए बच्चों इतना। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे कैटायनिक पेयर वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे यहाँ पर है पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो क्रोमेट, मेट MATE मेट। अब आपने देखा है मेट यानी कि अभी तक तो क्रोमियम होता था, क्रोमियम होता था। जब ये क्रोमियम क्रोमेट यानी कि एंड में क्या लग रहा है, 8 लग रहा है, तो ये किस में होगा, ये होगा एक एनायनिक पेयर में, जो कि हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनायनिक पेयर में होगा, तो ये पोटेशियम जो है ये किस में होगा, कैटायनिक पेयर में होगा। तो ये आ गया हमारा पोटेशियम, फिर एनायनिक पेयर शुरू, यहाँ पर आया क्रोमियम, ठीक है, क्रोमेट, फिर ट्राई ऑक्सलेटो CH3COO, ट्राई है ना, 3 ऑक्सलेटो है, ठीक है। चलो ये आ गया। अब ये है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब ये जो पोटेशियम है ये कितना होगा, K2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इसको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो X प्लस CR कितना है 3, प्लस ये कितना होता है -2, तो -2 इंटू 6 सॉरी -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे, X कितना आ जाएगा, X आ जाएगा 3, यानी कि ये हो गया यहाँ पर K3, ठीक है। क्लियर इतना। चलो अगला क्वेश्चन है डायमीन डायमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकेंड। ये क्या है, ये हमारा प्लैटिनम हो गया, डायमीन यानी कि NH3 होल ट्वाइस, डाई है क्योंकि, ठीक है, डाइक्लोरिडो, अब Cl भी कितना है 2 है, डाइक्लोरिडो। सॉल्व, क्लियर। चलिए चलो अगला क्वेश्चन है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। देखो यहाँ पर भी 8 आ गया, यानी कि ये जो पोटेशियम है ये कैटायनिक है, और ये क्या होगा, एनायनिक पेयर में होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोटेशियम, ओपन करेंगे, ये है फेरेट यानी कि Fe, और हेक्सासाइनो यानी कि Cn है, और कितने हैं, 4 हैं। और देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर कितने पोटेशियम हो गए वो हम फाइंड कर लेंगे। तो X प्लस Fe कितना है 2, प्लस Cn कितना होता है -1 इंटू 4, तो कितना हो गया, -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। X इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 आ रहा है तो K2 होगा, ठीक है।
अच्छा अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हेक्सा साइनो है, हेक्सा यानी कि 6 साइनाइड, ठीक है, हेक्सा यानी कि 6 साइनाइड, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 6, 6 1 जा 6 माइनस 2 4, ये हो गया 4, तो यहाँ पर कितना होगा के 4 होगा, ठीक है। अगला है सोडियम ट्राई एसीटेट फ्लोरिडो इथिलीन डायमाइन क्रोमेट, तो यहाँ पर भी सेम है, क्रोमेट आ रहा है ना, 8 आ रहा है, ठीक है। चलो तो इसको भी कर लेते हैं, तो इसका नाम कुछ ऐसे होगा, देखो सोडियम, ठीक है, फिर ये ओपन करेंगे, क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्राई एसीटेट डाइक्लोर, सॉरी यहाँ पर आ रहा है हमारा सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम, ये है क्रोमेट, ठीक है, Cr आ गया। अब आ रहा है ट्राई एसीटेट, फिर क्लोरिडो, फिर इथिलीन डायमाइन, सबसे पहले लिख लेंगे इथिलीन कितना है, डायमाइन एक ही है, एक ही EN है यहाँ पे, मतलब सिंपल सा, तो एक EN यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर है ट्राई एसीटेट, CH3COO, ट्राई एसीटेट यानी कि 3 है ये, क्लोरिडो यानी कि हो गया Cl, ठीक है, ये हो गया क्लोज। अब यहाँ पर Na कितने आएंगे ये देख लेते हैं, तो X ये कितना है, ये है हमारे पास 3, ठीक है, प्लस ये कितना है, ये होता है -1 इंटू 3 प्लस -1, सॉल्व कर लेंगे अगर इसे, ये हो जाएगा 0, x आ जाएगा 3 1 जा 3, -1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 आ जाएगा x, तो ये Na कितना हो जाएगा 1, यानी कि सिंपल Na ही रहेगा, ठीक है। सॉल्व कर लो एक बार, अच्छा ये En जो है वो 0 है, ठीक है, Cl -1 है, और ये हो गया हमारा -1 इंटू 3, तो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 उधर जाकर के हो जाएगा +1, तो यहाँ पर आ जाएगा Na का कुछ भी नहीं, +1 यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऑक्जेलेटो है, एसीटेट नहीं, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो इजी C2O4 होता है ऑक्जेलेट, ये कितना होता है -2, इस वजह से यहाँ पर हो गया ये, तो इजी थे ये क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर आपको ध्यान रखना है, और जो ये वाला नंबर है ये भी अब आप समझ गए हैं कि कैसे इसको फाइंड किया जाएगा, है ना, कैसे आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा रहे कि यहाँ पे 3 होगा या यहाँ पे 4 होगा, पूरा इसको सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर इतना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर है, तो आपको बच्चों नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। और कुछ कंपाउंड्स अगर ऐसे हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स अगर ऐसे हैं जिनका फॉर्मूला दिया है और आपको नोमेनक्लेचर करना है, और कुछ ऐसे हैं जब आपको क्या दिया होगा, नेम दिया होगा, लेकिन आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, कंपाउंड बनाना है कि क्या कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। क्लियर इतना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर हम समझ गए, देखो सिंपल टर्म्स हमें समझ में आ गए, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स हम यहाँ पर यूज करेंगे ये समझ आ गया, लीगेंड समझ में आ गए, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वर्नर्स थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि वर्नर्स थ्योरी है क्या। Alfred Werner, Swiss chemist, put forward a theory to explain the formation of complex compound. तो अल्फ्रेड वर्नर जो थे, तो इन्हें बच्चों, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि एक स्विस केमिस्ट थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन की एक थ्योरी को फॉरवर्ड पुट किया, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन, बिकेम फेमस एज द कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
और ये फेमस हुई किस नाम से? कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्नर्स थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो आज हम इसी थ्योरी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को समझते हैं। इसके क्या पोस्टुलेट्स है उन्हें एक बार समझते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम हम जानते हैं, और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके पास दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको बताया था वर्नर ने अपने थ्योरी में। ठीक है, उसी के पोस्टुलेट्स हम पढ़ रहे हैं। तो क्या पोस्टुलेट है? सबसे पहले कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पास होती हैं दो वैलेंसीज। ठीक है, एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसीज इसके पास होती हैं। अब वो दो वैलेंसीज कौन कौन सी? एक है प्राइमरी वैलेंसी, जिसे आयनाइजेबल वैलेंसी कहा जाता है। एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी कहा जाता है। चलिए, तो बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये आयनाइजेबल होती है पहली चीज, एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। किसके? कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, जितने कॉम्प्लेक्स आयन में चार्जेस होंगे, ठीक है, उतना। प्राइमरी वैलेंसीज अप्लाई इक्वली वेल टू सिंपल सॉल्ट एंड टू कॉम्प्लेक्सेस आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, और ये सेटिस्फाई की जाती है नेगेटिव आयन से। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। इतना पहले आप नोट कीजिए, नोट कीजिए इतना। चलिए, कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? ये तो आप जानते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा है, ये जो प्राइमरी वैलेंसीज है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन, ये आयनाइजेबल होती हैं प्राइमरी वैलेंसीज। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशंस में क्या करती हैं? आयन जो करती है ना, क्योंकि ये आयनाइजेबल है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे प्राइमरी वैलेंसीज के बारे में। तो जो दो पॉइंट और हमने लिखे हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। चलिए, तो अब हम समझ गए हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या है। ये आयनाइजेबल्स हैं और आयंस देती हैं एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरी बात ये क्या होती है? नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाई होती हैं, जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो काफी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं प्राइमरी वैलेंसीज के। अब बच्चों, आने वाले अगले सेशन में हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। ठीक, और वर्नर्स थ्योरी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।